हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जीएसटी अकाउंटिंग की क्लास 11th अकाउंट्स में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ जनरल एंट्री, बेसिक जीएसटी फंक्शन से रिलेटेड, परचेज एंड सेल्स से रिलेटेड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सेकंड वीडियो में। आज बच्चों बची हुई जनरल एंट्री को बहुत कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखेंगे और हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो डीके गोयल ने दिए हैं उन्हें सॉल्व करना आज ही के क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे। सो वॉच टिल वेरी लास्ट। ये क्लास सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। राधे राधे। तो बच्चों जनरल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने टेबल बना दी है। यदि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या जनरल एंट्री होगी, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या जनरल एंट्री होने जा रही है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे हम ले लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए हैं सर, ठीक है। अब जीएसटी की रेट में यहां पर ले लेता हूं, सीजीएसटी की रेट है मान लीजिए @9%, एसजीएसटी की रेट है क्वेश्चन में @9%। तो बच्चों हम जानते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सम टोटल ऑफ आईजीएसटी, तो आईजीएसटी यहां पर हम ले लेंगे सर 18%। ओके सर। अब यदि हमने गुड्स परचेज किया है तो जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीइंग एन एक्सपेंस। परचेज इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, डेबिटेड, ठीक है सर। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ परचेज, लेट से 1 लाख का गुड्स हमने परचेज किया है तो 1 लाख से परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9%, 9,000 हो जाएगा सर। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000। अब ये दोनों टैक्सेस डेबिट क्यों हुए हैं सर? दोनों टैक्सेस डेबिट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये है हमारी असेट। क्या है बच्चों? हमारी ये असेट है। इनपुट टैक्स हमारी असेट है यहां पर, क्योंकि कल हमने पढ़ा था जो हमने गुड्स परचेज की हैं उस परचेज पर हमें एक इनवॉइस रेज की गई है, उस इनवॉइस के बेसिस पर हमने ये एंट्री पास की है और हमें गवर्नमेंट से आईटीसी मिला है। सामने वाले ने जो गुड्स सेल किया था उस पर टैक्स लगाया था, वो टैक्स उसके लिए आउटपुट टैक्स है और हमारे लिए इनपुट टैक्स है। हमें उसका क्रेडिट हमने बुक कर लिया है, जिसका बेनिफिट हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी में से मिल जाएगा। तो बेनिफिट मिल जाएगा, आज पेमेंट हुआ है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए बच्चों ये हमारे लिए एक असेट है और परचेज के समय हम इनपुट टैक्स के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। सो मान लीजिए यदि ये कैश परचेज किया है, इसका पेमेंट हो चुका है तो कैश या बैंक अकाउंट एज द केस में भी, और यदि पेमेंट किया जाना बाकी है तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1,18,000 से ये एंट्री हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश और फॉर क्रेडिट। अब यदि यही गुड्स दूसरे स्टेट से हमने परचेज किया है, यदि यही गुड्स हमने दूसरे स्टेट से परचेज किया है तो बच्चों एंट्री क्या होगी? यहां पर परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही सही। अब सेलर ने जो टैक्स लगाया होगा वो होगा सर आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है। राजस्थान से पंजाब में यदि सप्लाई की है तो सेलर ने आईजीएसटी हमसे रिकवर किया है, वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है और बीइंग एन असेट हम उसको डेबिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी के नाम से। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। अब बच्चों सीजीएसटी एसजीएसटी की रेट 9% थी, तो आईजीएसटी की रेट कितनी है सर? 18%। तो बच्चों 18% टैक्स हम डेबिट कर देंगे, दैट इज 18,000। ओके सर। और क्रेडिट हम कर देंगे यहां पर, यदि हमने पेमेंट कर दिया है तो कैश या बैंक एज द केस में भी, और यदि पेमेंट किया जाना बाकी है तो क्रेडिटर्स अकाउंट को 1,18,000 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। क्या इस जनरल एंट्री में हमें कोई दिक्कत है? परचेज ऑफ गुड्स के रिगार्ड्स में ये हमने कल भी देख ली थी। अब सेकंड जनरल एंट्री आप नोट भी करते जाइए, इसी हिसाब से नोट्स डेवलप कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि सही से हम पढ़ रहे हैं।
यदि हमने किए हैं गुड्स सोल्ड, ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये हमारी सप्लाई चेन में देख ली थी सारी एंट्री, हम स्पेसिफिकली अलग से देख रहे हैं। आज एक्सपेंसेस की भी एंट्री देखेंगे, इनकम की भी एंट्री देखेंगे, ठीक है। और अदर देन सेल यदि गुड्स रिमूव हो जाता है तब एंट्री क्या जीएसटी के इंपैक्ट के साथ होगी वो भी देखा जाएगा। आई बात समझ में? ये मेन चीज है। यदि गुड्स हमने सेल किया है, मान लीजिए ये गुड्स हमने जो सेल किया है, जो हमने खरीदा था उसे 1,50,000 में हमने सेल किया है ना, रुपीज 1,50,000 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो सर मान लीजिए जो सेल किया गया है वो क्रेडिट पर सेल है, क्रेडिट पर यदि सेल है तो हमें पैसा लेना बाकी है उस व्यक्ति से जिसे हमने उधार बेचा है, तो उसका या तो नाम लिख दिया जाएगा, यदि नाम नहीं दिया है तो डेटर, एज द केस में भी हम उसका एक, है ना, डेटर एक कॉमन टर्म यूज ले रहे हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। यदि पैसा मिल गया है तो कैश या बैंक एज द केस में भी डेबिट हो जाएगा बच्चों। अब ये डेबिट जो होगा वो अमाउंट आपको बाद में लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा जनरल एंट्री करते वक्त। पहले वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड आपको लिखना है, कितने की सेल करी है सर आपने, सर सेल्स हमारी हुई है वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड के रेस्पेक्ट में 1,50,000। आई बात समझ में? इतने की हमारी सेल हुई है और ये सेल्स विद इन द सेम स्टेट हुई है, राजस्थान से राजस्थान में। तो बच्चों हम सप्लाई पर लगाएंगे आउटपुट आईजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। देखिए कल हमने सप्लाई चेन पढ़ा था, यदि हम आपने भी ये वीडियो दोनों साथ में देख लिए हमारे पहले के, तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आउटपुट आईजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, यहाँ सी आएगा सर, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी हमने क्रेडिट क्यों किए हैं, क्योंकि हमने गुड्स सप्लाई किया है, सप्लाई किया है तो हम पर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है। आई बात समझ में? ये टैक्स हमने सामने वाले से रिकवर किया है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमारी क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है सर? ये करंट लाइबिलिटी, ये बच्चों हमारी करंट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी यदि बढ़ती है तो बच्चों उसको क्रेडिट करते हैं। राधे राधे। अब देखो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी यदि कैलकुलेट किया जाए 1,50,000 का, तो 1,50,000 का 9% सीजीएसटी हो जाता है 13,500, 13,500 सीजीएसटी हो गया, 13,500 एसजीएसटी हो गया, ठीक है। यदि मैं इसमें जोड़ देता हूं तो टोटल पेमेंट बन जाता है 1,77,000। ये 1,77,000 से आपको डेटर को डेबिट करना है, या जो भी अमाउंट आपको इनवॉइस का मिला है वो है 1,77,000, क्योंकि सेल्स का तो आपको मिल गया 1,50,000, ठीक है। सामने वाले से जो टैक्स लगाया आपने वो भी तो रिकवर किया, तो टोटल आपको पैसा कितना मिला सर? 177। या फिर यदि लेना बाकी है तो डेटर को भी आप डेबिट 177 से करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। यदि यही सप्लाई, हाँ जी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि हम करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होगी सर? जनरल एंट्री सेम होगी, बस इंटर स्टेट सप्लाई में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सप्लाई में यहां पर आईजीएसटी लग जाएगा बच्चों। तो एंट्री यहां पर इस प्रकार से होगी, परचेज तो सेम, सॉरी, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट, और एज द केस में भी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 1,77,000 से, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों, जो है आपका 1,50,000 से, और यहां लग जाएगा आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी लग जाएगा सर यहाँ पर 27,000, क्योंकि ये लगाया गया है एट द रेट 18%। तो ये 1,50,000 का 18% है बच्चों, दैट इज 27,000। ये जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी कंफर्टेबली। दोनों एंट्री हमने कर लिए सर। अब मुझे एक बात बताओ, पेमेंट की एंट्री कल के वीडियो में हमने देख ही ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यदि गुड्स रिटर्न हो जाता है जो हमने परचेज किया था तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स रुपीज, मान लीजिए 20,000, 20,000 का गुड्स हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया।
ठीक है, और मामला है इंटर स्टेट सप्लाई का विद इन द सेम स्टेट, राजस्थान के राजस्थान में। अब मुझे एक बात बताओ, दो तरह से इनपुट टैक्स डेबिट किए थे आपने, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। परचेज के समय आपने असेट बुक करी थी कि हम जब सेल्स करेंगे और हमारी जब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी, उस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट हमें मिल जाएगा, बेनिफिट हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें असेट के रूप में से बुक करने दिया था। अब आपने सेल्स तो किया नहीं, सेल तो किया नहीं, कहने का मतलब आपने आउटपुट पे खून तो चढ़ाया ही नहीं सर। तो आपको इनपुट पर जो आजादी दी गई थी वो आजादी आपसे छीन ली जाएगी। आई बात समझ में? कहने का मतलब यदि आपने सप्लाई नहीं की, सेल्स नहीं किया और आउटपुट पर टैक्स नहीं दिया, तो इनपुट पर आपको जो क्रेडिट दिया गया था, जो क्रेडिट दिया गया था डेबिट कर कर, उसे कर दिया जाएगा कैंसिल। आई बात समझ में? मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो डेबिट कर कर परचेस के समय आप खुश हो रहे थे, असेट मान करके इसका क्रेडिट हम ले लेंगे, वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उस क्रेडिट को निरस्त कर दिया जाएगा सर। आई बात समझ में? तब एंट्री क्या होगी देख लेते हैं, ठीक है। एंट्री होगी क्रेडिटर, परचेज रिटर्न की नॉर्मल जो एंट्री होती है, क्रेडिटर अकाउंट, है ना, ऑब्वियसली वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के रेस्पेक्ट में ही होती है, इसलिए बैंक तो आएगा नहीं यहां पर, ठीक है। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको क्रेडिटर के रेस्पेक्ट में यहां पर 20,000 नहीं लिख देना है। यहां यदि आपने 20,000 लिख दिया तो दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ये आपका सवाल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा सर। आई बात समझ में? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिटर को आपको पहले डेबिट नहीं करना है, पहले गुड्स की वैल्यू लिखनी है, हमेशा ये याद रखिए। सो परचेज रिटर्न आपका जो क्रेडिट हो जाएगा सबसे पहले 20,000 से, ठीक है सर। अब इनपुट टैक्स जो परचेज के समय डेबिट पड़ा हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। आईटीसी जो आपका डेबिट पड़ा हुआ था, आईटीसी वो कैंसिल हो जाएगा। आईटीसी जब आपने बुक किया था तो डेबिट किया था, जब कैंसिल करोगे तो उसको क्रेडिट कर दोगे। क्या बात समझ में आती है? यस सर। इनपुट सीजीएसटी कैंसिल हो जाएगा टू इनपुट एसजीएसटी, ये कैंसिलेशन है सर, है ना। इनपुट टैक्स को कभी भी क्रेडिट नहीं करते हैं, बट इनपुट टैक्स जब बुक हुआ था, डेबिट हुआ था, जब कैंसिल होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए दोनों हम क्रेडिट कर रहे हैं यहां पर। आई बात समझ में? तो 20,000 का वैल्यू ऑफ गुड्स पर 9%, यस सर, ये हो जाता हमारा 1800। तो 1800 का सीजीएसटी, 1800 का एसजीएसटी, तो 23,600 से क्रेडिटर को हम कैंसिल करेंगे। कहने का मतलब जो क्रेडिटर हमारे 1,18,000 के थे इंक्लूडिंग जीएसटी, उसमें से 23,600 के क्रेडिटर कैंसिल हो गए। आई बात समझ में? ओके सर, मतलब जो इनपुट टैक्स आपने डेबिट किया था उसको कैंसिल करके क्रेडिट कर दिया है, ये आपको समझना है। और यदि यही इंटर स्टेट के रेस्पेक्ट में होता तो एंट्री इस प्रकार से होती सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्रेडिटर का अमाउंट तो वही होगा 23,600, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 20,000, और जो इनपुट आईजीएसटी आपने बुक किया था बच्चों, उस आईजीएसटी का कैंसिलेशन हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, 3,600, क्योंकि यहां पर अब लगेगा ये @18%। हाँ जी, आई होप सो बात समझ में आई होगी। इनपुट टैक्स को कैंसिल किया तो क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, सेल नहीं किए। यदि आप सेल करते तो हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको यूज लेने देते, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से पेमेंट के लिए, पर आपने उस गुड्स को सेल नहीं किया तो आउटपुट पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। तो इनपुट के रेस्पेक्ट में परचेस के समय जो आपको क्रेडिट दिया गया था, एज ए असेट रिकॉर्ड करने को दिया गया था, वो अब कैंसिल कर दिया जाएगा क्रेडिट कर। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी सर। यस सर। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं सेल्स रिटर्न की।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए 30,000 रुपीज का आपने गुड्स क्या कर दिया, सेल रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स के समय आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी कि हमें टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। उस लाइबिलिटी को आपने क्रेडिट किया था, इधर ध्यान दो। ये देखिए, सेल्स के समय आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट पड़ी हुई है, ये लाइबिलिटी बढ़ा रखी है आपने। आई बात समझ में? अब यदि गुड्स रिटर्न हो जाते हैं जो आपने बेचे थे, तो ये लाइबिलिटी क्या हो जानी चाहिए आपकी, कम, है ना। जब लाइबिलिटी बड़ी थी बच्चों, तब आपने उसको क्रेडिट किया था। अब लाइबिलिटी जब कम हो जाएगी तो आप उसे डेबिट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आउटपुट टैक्स यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपका, 30,000। सेल्स इज ए काइंड ऑफ इनकम, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और सेल्स जब कम होती है तब डेबिट होती है, इन द नेम ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, और यहां तो वैल्यू ऑफ गुड्स आपको सबसे पहले लिखना ही है, सबसे पहला काम आपको वैल्यू ऑफ गुड्स ही लिखना है। परचेज हो परचेज रिटर्न हो, सेल्स हुए सेल्स रिटर्न हो, वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज रिटर्न, वैल्यू ऑफ गुड्स सेल रिटर्न, ये आपको सबसे पहले लिख देना है बच्चों। उसके बाद ही आपको बाद का काम करना है। तो सर हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, अब इसके साथ जो आउटपुट टैक्स आपके पड़े हुए थे, आउटपुट सीजीएस की जो लाइबिलिटी के रूप में क्रेडिट हुए थे, उन्हें कैंसिल कर कर आप डेबिट कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये दोनों टैक्स लाइबिलिटीज आपकी कैंसिल हो गई। मतलब आपको बेनिफिट मिल गया सर एक तरह का। सेल्स नहीं रहा, कुछ गुड सेल्स रिटर्न हो गया, तब जो टैक्स लाइबिलिटी सेल्स पर क्रिएट हुई थी वो भी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनेटली कैंसिल हो जानी चाहिए। सो 30,000 का 2700 दैट कम्स 2700, 9%, 2700, ठीक है। और जिसे आपने सेल्स किया था उस डेटर को भी आपको कैंसिल करना होगा। ये आप डेटर ही होगा क्योंकि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं। ओके सर। सो 35,400, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ। यस सर। यदि ये सेल्स रिटर्न आपका इंटर स्टेट है तो यहां पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की जगह क्या डेबिट हो जाएगा सर, आउटपुट आईजीएसटी। तो एंट्री होगी सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू ऑफ गुड्स 30,000, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 5,400, क्योंकि ये लगा है 18%, ठीक है, 30,000 का आईजीएसटी। ओके सर। यस सर। टू डेटर अकाउंट, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, सबसे लास्ट में वैल्यू पर्सनल अकाउंट की लिखनी है आपको बच्चों, ठीक है। यस सर। बीइंग गुड्स रिटर्न टू डेटर वर्थ ₹30,000 एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 5,400 कैंसिल, ये नरेशन हो जाएगी सर। फिर चलते हैं आगे। तो परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन होगी, फिक्स असेट्स यदि हम खरीदते हैं, यदि हम करते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन, ये फिक्स असेट्स मान लो हमने खरीदी 2 लाख रुपीज की, है ना। जो भी फिक्स असेट्स है, मान लीजिए मोटर व्हीकल खरीदा हमने, मोटर व्हीकल, ठीक है। मोटर व्हीकल हमने खरीदा है कितने का सर, 2 लाख रुपीज का मोटर व्हीकल हमने खरीदा है, और रजिस्टर्ड पर्सन है हम, और जिस व्यक्ति से हमने खरीदा है वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है, उसके लिए सेल्स है, वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। हमारे लिए परचेज है तो हम इनपुट टैक्स असेट क्रिएट करेंगे। अब बच्चों ध्यान से समझना, हम इस गुड्स की आर्टिकल की सेल्स में डील करते हैं, जो भी गुड्स हम बनाते हैं, और इसके सेल्स के रेस्पेक्ट में ही हमारे बिजनेस में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी। पर इसे बनाने के लिए हम कुछ भी असेट्स जो बिजनेस में यूज लेते हैं, फिक्स असेट्स एज द केस में भी, टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो वो एक रजिस्टर्ड डीलर से ही हम खरीदते हैं। वो उस पर टैक्स लगाता है इनवॉइस के अंदर और हमसे टैक्स वसूलता है। तो गवर्नमेंट हमें हमारी परचेज ऑफ असेट्स के रेस्पेक्ट में जो टैक्स हमने हमारी जेब से दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज, उसका क्रेडिट बुक करने के लिए देती है। आई बात समझ में?
एज एन असेट। जब हम हमारे आर्टिकल को, उस असेट को नहीं, इस आर्टिकल को बेचेंगे और इस पर जो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी, उस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से उस असेट के परचेज पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने बुक किया था उसको यूज लेने के लिए हमें अलाउ कर दिया जाएगा। इसलिए हम बिजनेस में चाहे असेट खरीदें, चाहे बिजनेस में किसी भी तरह का खर्चा करें, यदि वो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट नहीं है और एक रजिस्टर्ड डीलर से हमने उसे खरीदा है, जिसने उसकी सेल्स पर या उस खर्चे के रेस्पेक्ट में दी गई सर्विसेज पर जनरेट की गई इनवॉइस पर टैक्स लगाया है और हमसे वसूला है, तो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज ले सकते हैं। कौन कौन से खर्चे यहां पर एग्जम्प्ट है, उनके रेस्पेक्ट में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं ले पाएंगे, नहीं बुक कर पाएंगे। वो हम एक लिस्ट में अच्छे से देख लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। यदि सैलरी हम पेमेंट करते हैं, वेजेस हम एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं, तो एम्प्लॉय हमें कोई बिल इनवॉइस रेज नहीं करता, या फिर वर्कर भी हमें कोई बिल और इनवॉइस रेज नहीं करता है, जैसे हम सैलरी का पेमेंट करते हैं या वेजेस का पेमेंट करते हैं। तो वहां पर वो सैलरीड एम्प्लॉय और वर्कर्स कोई जीएसटी नहीं लगा रहे हैं हमारे ऊपर एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज देने के लिए, तो वहां जीएसटी एग्जम्प्ट है। लॉजिकली समझिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो क्या वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज देने के साथ साथ हर महीने बिल या इनवॉइस रेज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम, जिसमें वो क्या जीएसटी लगाता है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या सैलरी का पेमेंट करते समय उसे इनपुट टैक्स के रूप में बुक करना चाहिए? भाई वो जीएसटी लगाता ही नहीं है तो इनपुट टैक्स कहां से बुक होगा? तो सैलरी वेजेस पर कभी जीएसटी नहीं लगता। आई बात समझ में? और कुछ और पेमेंट है। रेस्टोरेंट के बिल में यदि फूड और ब्रिवरेजेस का यदि आप कंजम्पशन करते हैं, बीइंग इन बिजनेस और रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर भी जीएसटी वहां पर नहीं लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस का आप पेमेंट कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है ना? आपने लाइफ एलआईसी से या एसबीआई लाइफ से कोई इंश्योरेंस करवाया है, तो वो इंश्योरेंस के साथ आपको जो इनवॉइस रेज कर रहे हैं प्रीमियम की, जो प्रीमियम आपने पे किया है, उसमें वो जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। यदि लगा भी रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स उसका नहीं मिलेगा। ठीक है? क्लब की मेंबरशिप का आप पेमेंट कर रहे हैं, फिटनेस सेंटर जिम वगैरह में यदि आप पेमेंट कर रहे हैं, है ना, हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, फिटनेस से जुड़ी हुई कोई कुछ भी पेमेंट आप करते हैं, है ना, देखिए ये कॉमन जनरल अवेयरनेस, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, लोगों के जीवन से संबंधित, लोगों की लाइफ के जनरल मेंटेनेंस से संबंधित खर्चे हैं जिन पर किसी भी तरह से जीएसटी नहीं लगता है। व्हीकल को आप परचेस करते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हम लिस्ट में देख लेंगे। आई बात समझ में? तो जहां पर जीएसटी नहीं लगता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए मोटर व्हीकल, इस पर जीएसटी, जिस रजिस्टर्ड डीलर से हमने खरीदी है ये कार हमारे बिजनेस के लिए, उसने जीएसटी लगाया है, हमसे रिकवर किया है, गवर्नमेंट को वो पे करेगा, उसके लिए टैक्स लायबिलिटी है। हमारे लिए ये एक असेट है, तो जीएसटी जो हमने पे किया है, तो बच्चों एंट्री किस हिसाब से होगी? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिटेड, जो कि बिजनेस की असेट है इसलिए हमने डेबिट कर दिया। इनपुट सीजीएसटी, है ना, अकाउंट डेबिटेड 9%, तो सर ये हो गया 18,000। इनपुट एसजीएसटी, वैसे नॉर्मल जो कारें आती है, नॉर्मल जो लग्जरियस नहीं है, उन पर 18% ही लगता है सर, ठीक है, तो 9% इंटरेस्ट रेट में लग जाएगा, 18,000 एंड 18,000 रेस्पेक्टिवली। और यदि हमने इसका पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और यदि पेमेंट किया जाना बाकी है तो टू वेंडर, जिसको पेमेंट किया जाना बाकी है। पेमेंट यदि हमने कर दिया तो ठीक, नहीं तो वेंडर जिससे हमने खरीदा है ना, जिसे हमें पेमेंट करना है, 2,36,000, ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये अभी लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी। यदि यही कार हमने खरीदी होती दूसरे स्टेट से, ठीक है, तो बच्चों एंट्री क्या हो जाती है? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू बैंक अकाउंट, है ना, या फिर वेंडर जिसे पेमेंट किया जाना बाकी है।
2,36,000 बीइंग असेट परचेस्ड। आई बात समझ में? तो असेट परचेज पर किस तरह से एंट्री होगी ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट जनरल एंट्री हम देखते हैं। ओके सर, एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस पेड, ऐसे एक्सपेंसेस ऐसे डीलर्स को जो हमने पे किए हैं बच्चों, जिन पर जीएसटी लगता है। आई बात समझ में? तो जीएसटी लगता है, मान लीजिए हमने पेमेंट किया है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹10,000। नॉर्मली जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं बच्चों, वो लोकली होते हैं, विद इन द स्टेट होते हैं, ठीक है। तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। रेयर केसेस में क्वेश्चन आपको जो देगा वो तो नॉर्मली विद इन द स्टेट ही देगा, जो एक्सपेंसेस होंगे विद इन द स्टेट ही लगेंगे। बट रेयर केसेस में कुछ खर्चे आउटसाइड द स्टेट भी करने होते हैं, तो वहां पर आईजीएसटी लग जाता है। तो जिस एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हमने हायर किया था, उसे हमने पेमेंट किया है सर एडवर्टीजमेंट का 10,000। अब उसने जब बिल रेज किया होगा बच्चों, सोचो उसने बिल रेज किया होगा और 10,000 रुपए के बिल में उसने जीएसटी लगाया होगा। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज अमाउंट टू जीएसटी, उस पर जीएसटी लगता है, गुड्स पर भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज पर भी लगता है। यदि वो एजेंसी हमें एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रही है, दैट इज ए टैक्सेबल सर्विसेज अंडर जीएसटी, उस पर जीएसटी वो चार्ज करेंगे, हमसे रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। आई बात समझ में? तो हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, वो इनपुट टैक्स है ना। तो इनपुट टैक्स को हम एज ए असेट बुक करेंगे और डेबिट कर देंगे बच्चों। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो हमारे बिजनेस का खर्चा है, उसे हमने कर दिया पहले तो डेबिट 10,000। जो सामने वाले ने हमसे टैक्स रिकवर किया था, इनपुट सीजीएसटी विद इन द सेम स्टेट, है ना, डेबिटेड 9%, 900 हो गया सही। इनपुट एसजीएसटी 9%, 900 टू बैंक। मान लो यदि हमने इसका पेमेंट कर दिया 11,800 का। और बच्चों यदि नॉर्मली तो विद इन द स्टेट होता है, यदि आउटसाइड स्टेट हमने पेमेंट किया, तब क्या एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 10,000। सामने वाले ने हमसे टैक्स लगाया होगा आईजीएसटी, उसके लिए तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमारे लिए ये इनपुट टैक्स हो गया, 18% है तो 1800। तो 10,800 का हमने पेमेंट कर दिया टोटल बैंक अकाउंट्स 10,800। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यदि एडवर्टीजमेंट के अलावा मान लो आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट की जगह क्या आ जाएगा, रेंट, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट ही रहेगा, और यहां पर इनपुट आईजीएसटी डेबिट रहेगा। यदि किसी भी तरह से टैक्सेबल एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, वॉट एवर द नेम, सैलरी वेजेस को छोड़कर जो एग्जम्प्टेड है जीएसटी के अंदर, जिनकी हम लिस्ट देख लेंगे, है ना, गिफ्ट यदि हम दे रहे हैं स्टाफ को, है ना, और भी बहुत सारे जीएसटी के अंदर एग्जम्प्टेड एक्सपेंसेस है। हेल्थ इंश्योरेंस का यदि हम पेमेंट कर रहे हैं, मेंबरशिप फीस का यदि हम पेमेंट कर रहे हैं फिटनेस सेंटर को, ठीक है, तो वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है ना बच्चों, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी सभी जगह जीएसटी लगने वाला है। अब इसके बाद कुछ इनकम्स पे भी जीएसटी लगता है ना। जो एक्सपेंस, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए तो एक्सपेंस है, पर जो बंदा रिसीव कर रहा है ना, उसके लिए इनकम है, ठीक है। तो इनकम पर भी आउटपुट टैक्स लगता है। देखिए, जब एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने हमें बिल रेज किया और एडवर्टीजमेंट का पैसा लिया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए उसके लिए इनकम है ना। उसने इस सर्विसेज पर, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी की सर्विसेज उसने दी थी हमें, उस पर टैक्स लगाया था। आई बात समझ में? यदि एक स्टेशनरी का डीलर है ना, स्टेशनरी हमने खरीदी, तो उसने हमारे नाम एक इनवॉइस रेज करी, उसमें 10,000 की स्टेशनरी के साथ उसने जीएसटी भी लगाया, क्योंकि वो गुड्स की सेल कर रहा है। आई बात समझ में? तो स्टेशनरी हमारे लिए तो खर्चा है, बट उसके लिए इनकम है। समझ में आई बात? तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट तो हम बैंक कर देंगे, बट उसके लिए सेल से वो, आई बात समझ में, यदि उसका स्टेशनरी का बिजनेस है।
और कमीशन एजेंसी की सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो जिस एजेंसी से हमने सर्विसेज ली हैं हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, तो हमें उन्हें कमीशन देना पड़ेगा। अब कमीशन के बिल के साथ वो जीएसटी लगाते हैं, तो उनके लिए तो आउटपुट सर्विसेज है वो, कमीशन एजेंसी की सर्विसेज है ना। हमारे गुड्स को बेचने के लिए जो भी एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए उस आउटपुट सर्विसेज पर उन्होंने जीएसटी लगाया। मान लो 20,000 की कमीशन की सर्विसेज उन्होंने हमें दी है, हम उन्हें 20,000 के कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें 20,000 के साथ जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो कमीशन उनके लिए तो इनकम है पर हमारे लिए खर्चा है। हम इनपुट टैक्स डेबिट करेंगे, वो आउटपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे। तो मान लीजिए हमने कमीशन एजेंसी की सर्विसेज किसी को दी है और कमीशन इनकम जनरेट हो रही है, तो बच्चों हम बिल रेज कर रहे हैं कमीशन सर्विसेज के रेस्पेक्ट में 20,000 रुपए का, और सामने वाले से उस पर जीएसटी भी ले रहे हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हमें एजेंसी की सर्विसेज देने का हमने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में। आई बात समझ में। तो इनकम पर भी जीएसटी लगता है, क्योंकि आप जो इनकम रेज कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर कर ही रेज कर रहे हैं। मैं यदि कमीशन कमा रहा हूं तो मैं कमीशन एजेंसी की सर्विसेज दे रहा हूं, मैं यदि रेंट कमा रहा हूं तो मैं टेनेंसी की सर्विसेज दे रहा हूं। तो ये आउटपुट सर्विसेज है, इन पर लग गया जीएसटी, आउटपुट टैक्स। आई बात समझ में। जो मुझे रिसीवर से जो सर्विस रिसीव कर रहा है, अवेल कर रहा है, जिस सर्विसेज का वो बेनिफिट ले रहा है, जैसे किराएदार टेनेंसी का बेनिफिट ले रहा है, तो मैं उससे वसूलूंगा रेंट के साथ वो जीएसटी। तो उसके लिए तो इनपुट टैक्स है क्योंकि वो सर्विसेज परचेज कर रहा है, इनपुट है उसके लिए सर्विसेज, हमारे लिए सर्विसेज आउटपुट है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम यदि इनकम कमाते हैं तो उसके साथ हमें टैक्स भी रिकवर करना होता है सामने वाले से, बिल के साथ, इनवॉइस के साथ, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है बच्चों। तो मान लीजिए कोई इनकम है, फॉर इनकम, जीएसटी फॉर इनकम, है ना, कमीशन इनकम ले लेते हैं एग्जांपल। कमीशन इनकम का आप रेंट भी ले सकते हैं, कुछ इनकम एग्जम्प्ट भी होती है। मान लीजिए हमने ले लिया 10,000, ठीक है, नॉर्मली विद इन द सेम स्टेट होती है। आई बात समझ में। जिनका पैसा हमें मिल भी गया, मिल नहीं गया तो नहीं मिला तो पार्टी अकाउंट डेबिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम क्रेडिट कर दी जाएगी। पहले वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करी है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको कमीशन इनकम जनरेट हुई है ना। तो कमीशन इनकम हमें जनरेट हुई है सर 10,000 की, उसकी वैल्यू पहले लिखनी है बच्चों। बैंक में कितना पैसा आया वो नहीं लिखना, बैंक में 10,000 नहीं आया, बैंक में 10,000 के साथ टैक्स भी आया है ना। तो बच्चों आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 9% से हो जाएगा 900, देन आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 900, सामने वाले से हमने रिकवर कर दिया 11,800 बीइंग कमीशन इनकम रिसीव्ड, है ना। अब कमीशन इनकम के साथ सामने वाले से टैक्स भी लिया हमने, और वो टैक्स हमारी लायबिलिटी है ना बच्चों। और यदि इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखिए आपने इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज अच्छे से सीख ली, ठीक है बच्चों, तो आप आसानी से एग्जाम में हैंडल कर पाओगे क्वेश्चन अपना, ठीक है। पर जनरल एंट्री आनी चाहिए आपको। यहां पर लग जाएगा सर आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, दैट इज 1800, सो 11,800 ये हमारी इनकम हो गई। हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसकी जगह रेंट भी हो सकता है और कोई टैक्सेबल इनकम भी हो सकती है बच्चों। अब मेन चीजें जो आपको समझनी है, इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं, उस पर आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। जब यदि मैंने गुड्स परचेज किए थे, है ना, मैंने गुड्स जब परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट मैंने डेबिट किया था। मान लो 10,000 के गुड्स मैंने खरीदे, अभी मैंने फर्स्ट एंट्री ये देखी थी, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कर दिया था मैंने 900 से बच्चों, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट कर दिया था 900 से। ये एंट्री हमने पास करी है सर, ठीक है। और टू क्रेडिटर इज द केस में भी, और बैंक यदि मैंने इसका पेमेंट कर दिया है 11,800, तो हमें यहां पर इनपुट टैक्स डेबिट करने को दिया गया, असेट के रूप में बुक करने को दिया गया, इसलिए क्योंकि हम इस गुड्स को सेल करेंगे। आगे हम आउटपुट सप्लाई पर सेल्स के समय गवर्नमेंट को टैक्स की भेंट चढ़ाएंगे, खून चढ़ाएंगे,
तो हमें इसकी आजादी मिल जाएगी सर। ये जो इनपुट टैक्स हमें बुक करने दिया है, जो हमारी जेब से गया है, ये हमें एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? पर आपने आउटपुट पर सेल नहीं करी, आपने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आपने क्या करा, गुड्स बिजनेस से रिमूव तो किए, गुड्स बिजनेस से रिमूव कर दिए, या गुड्स बिजनेस से मूव हो गए इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, बट ये रिमूव हुए अदर देन सेल। ओ माय गॉड सर, सेल्स ही नहीं हो भाई, अदर देन सेल बिजनेस से गुड्स रिमूव हो गए। ठीक है, यदि गुड्स जिन पर आपको असेट के रूप में इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया गया था, डेबिट कर बेनिफिट दिया गया था कि बुक कर लो, इसे यूज कर लेना, तो यदि आपने उस गुड्स को सेल कर दिया होता, तो ये जो इनपुट टैक्स है उसे आपको यूज लेने दिया जाता क्रेडिट करके। आई बात समझ में? पर आपने तो उसे अदर देन सेल रिमूव कर दिया बिजनेस से। अब अदर देन सेल क्या रीजन हो सकते हैं, है ना? ड्राइंग्स कर लिया आपने, ठीक है, आपने ड्राइंग्स कर लिया, फ्री सैंपल में बांट दिया सर, ठीक है, ये तो आपके एफर्ट्स थे, है ना? लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, सर इसमें तो हमारी गलती नहीं है। गलती नहीं है तो हम क्या करें सर, बिका तो नहीं ना, गवर्नमेंट को भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया, है ना, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, गुड्स आपका, है ना, इस तरह से बिजनेस से गुड्स आपका अदर देन सेल रिमूव हो गया। ये 3-4 कारण हो सकते हैं, ड्राइंग्स कर लिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। तो बच्चों, जो इनपुट टैक्स आपने बुक किया था, बुक करते वक्त आपने उसको माना था असेट। आई बात समझ में? असेट आपके बिजनेस में बड़ी थी तो आपने उसको डेबिट कर, है ना, आपकी छाती, आपकी सीना आपका चौड़ा करके आप बड़े गर्व में बैठे हुए थे कि हम इसका बेनिफिट लेंगे। ये कर दिया जाएगा, सर कैंसिल, इनपुट टैक्स कर दिया जाएगा कैंसिल, और इस असेट को आपको करना पड़ेगा क्लोज। इस असेट को क्लोज करने के लिए आपको करना पड़ेगा बच्चों क्रेडिट। क्या बात समझ में आती है? यस सर। तो इनपुट टैक्स रेस्पेक्टिवली आपका क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, है ना, विदड्रो, कर लिया आपने, विदड्रो बाय प्रोपराइटर, प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, विदड्रो बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए, यदि पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ हो गए बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। थोड़ा सा मेरे को इस बात का दुख है, खेद है बच्चों, प्लीज, है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप ही का फायदा है ना। अपडेटेड नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज 11th में ही मिलेगी। ये सब्जेक्ट पर ग्रिप आपकी 11th में ही बनेगी, आगे नहीं बनेगी सर। कॉमर्स स्ट्रीम में यही सब्जेक्ट आगे अलग अलग नए आयामों में, बड़े बड़े रूप में विकसित होकर आपके सामने आएगा। आगे जाएंगे आप 12th में, और ज्यादा पार्टनरशिप अकाउंट आएगी, कंपनी अकाउंट्स आएगी, ठीक है। मैं आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, पर देखो, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स 12th तक खत्म हो जाती है, बट जब आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ोगे, तो अकाउंट्स के नए नए आयाम आप देखोगे, कॉस्टिंग आप देखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखोगे, टैक्सेशन आप देखोगे, मतलब ये विस्तृत रूप में आगे बढ़ेगा ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए बच्चे जो सोचते हैं कि 11th में ना पढ़े, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, या फिर वन शॉट देखकर एग्जाम जाकर दे हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनके कॉन्सेप्ट साउंड नहीं हो पाते, अच्छे नहीं हो पाते, है ना। देश का भविष्य खतरे में है बच्चों, इस भविष्य को मुझे बचाना है। आई बात समझ में? ठीक है, उस बच्चे को मुझे नॉलेज देनी, जो डिटेल नॉलेज चाहता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहता है, अपने कॉन्सेप्ट और फंडे को साउंड बनाना चाहता है। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई टिक नहीं सकता। आपके फंडे यदि क्लियर होंगे तो आपके आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं होगा सामने वाले के पास, या फिर सामने वाला आपसे थोड़ा सा कतराएगा इस टॉपिक और या किसी भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट के टेस्टिंग के बारे में आपको चेक नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो मेरा यही कहना है बच्चों, यू शुड बी वेरी साउंड, है ना, कॉन्सेप्चुअली वेरी साउंड इन दिस सब्जेक्ट।
इसलिए डिटेल स्टडी से, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से घबराना नहीं है आपको, भगना नहीं है आपको। आई बात समझ में? तो ड्राइंग्स आपको बाद में लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, मैंने बताया था आपको वैल्यू ऑफ गुड्स, है ना। इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, तो बच्चों आप जानते हैं परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में? परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है यदि गुड्स अदर देन सेल रिमूव होता है। तो 10,000 तो आपने यहाँ पर क्रेडिट कर देना है, ठीक है। इनपुट टैक्स जो परचेज के साथ आप डेबिट कर कर असेट्स के रूप में उसको मान रहे थे कि ये हमारी असेट है, इसको हम यूज लेंगे, वो अब कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। जब असेट कैंसिल होती है तब क्रेडिट हो जाती है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 900 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 900, 11,800। अब देखिए बच्चों, यहाँ कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि इस एंट्री का आप जो गुड्स की विड्रॉइंग ड्रॉइंग कर रहे हैं, आई बात समझ में, आउटसाइड द स्टेट को तो करोगे नहीं। आई बात समझ में? विद इन द सेम स्टेट ही आप रहने वाले हो, ओनर के ओनर हो, आप गुड्स को विड्रॉ करके दूसरे स्टेट, ऐसा तो है नहीं बिजनेस किसी और स्टेट में, ओनर किसी और स्टेट में, है ना। ठीक है बच्चों, हाँ। पर एक दशा बन सकती है कि जो गुड्स आपने आउटसाइड द स्टेट परचेज किए थे, जो गुड्स आपने आउटसाइड द स्टेट परचेज किए थे, उस पर आईजीएसटी लगा था और आपने उसे ड्रॉइंग कर लिया, उसे विड्रॉ कर लिया, तो वो आईजीएसटी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। आप ये चीज समझ सकते हो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, यदि परचेज के समय आईजीएसटी लगा था तो वो यहां पर कैंसिल हो जाएगा। 10,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 1800, 11,800, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस बता रहा हूं, नाइन्थ केस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट या लॉस्ट बाय फायर में से एक ही ले लेते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर रुपीज 10,000, ठीक है। तो इंटर स्टेट एंट्री कर रहा हूं मैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, यदि थेफ्ट होगा तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, पर इसको बाद में लिखना है ना। वैल्यू ऑफ गुड्स को पहले लिखना है बच्चों, है ना। परचेज, इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, देन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 900 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 900, 11,800, है ना। इंटर स्टेट आप इसमें रहने ही दीजिए, ठीक है। यदि होता भी है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है सर। किसकी जगह आ जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह कितना आ जाएगा सर, 1,800। बाकी तो सेम है, यस सर। फिर यदि आप लास्ट एंट्री फ्री सैंपल में बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यदि आपने फ्री सैंपल में बांट दिए, है ना, तब एंट्री क्या हो जाएगी सर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा सर। ये हमने जनरल के चैप्टर में देखा था, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक एडवर्टीजमेंट कहलाता है। वैल्यू आप बाद में लिखिएगा, पहले गुड्स की वैल्यू लिखिएगा जो अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव हुआ है। परचेज, चूंकि अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव हो रहा है गुड्स, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 900 और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दैट इज 900, 11,800, ठीक है। और यदि ये इंटर स्टेट है तो क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट आईजीएसटी,
1800, बाकी एंट्री सेम हो जाएगी। तो बताओ सर, ये जनरल एंट्री हमने पढ़ी सर, है ना, ये डिटेल में हमने जनरल एंट्री पढ़ ली सर। 10 तरह के केस हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, है ना, डोंट वरी। वैसे आप इसे नोट कर लें तो बहुत ही बढ़िया होगा सर, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज है हमारी सारी, ओके सर, विद रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के चैप्टर के रिगार्ड्स में सारी एंट्री हो जाती हैं। ये मैं इसको लॉक कर देता हूँ सर, आई बात समझ में। तो बच्चों जनरल एंट्री तक ही इसको सीमित रखते हैं अपन। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं डीके गोयल में, 7 क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक दो प्रॉब्लम दी हुई है ना। जनरल एंट्री, यदि ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिया ना, कॉन्सेप्चुअली समझ गए जनरल एंट्री के फंडे को, और इससे पहले वाले वीडियो को जो जीएसटी का फंक्शन है एक्चुअल में, तो बच्चों आपके फंडे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर है, साउंड है ना। किसी भी तरह का सवाल आप कर पाओगे। पर हम कल की क्लास में 6-7 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन को निपटा देंगे, बस 2 क्लास और लगाएंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। 5 क्लासेस में मैक्सिमम ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा बच्चों। सो इसको यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब, देन सब्सक्राइब करना है, कसम है बेटा चाहने वाले ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना है, और कमेंट करना है एक प्यारा सा एंगेजमेंट के लिए। आई बात समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।